Hello dear students, so this is our third lecture on the most important 1000 plus MCQs of general knowledge। तो यहाँ पे बेटा ये जो सीरीज है इसके अंदर हम 1000 प्लस जो है MCQs डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके जनरल नॉलेज से रहने वाले हैं और बहुत सारे एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पॉलिटी जो है बेटा डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 रहने वाला है। ठीक है, तो क्या पूछता है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज which article of the Constitution of India states that no religious instructions shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds। मतलब बेटा कौन सा जो है ऐसा आर्टिकल है किसके अंदर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो क्या करता है? रोकता है। किस चीज से रोकता है? बोलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो स्टेट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, क्या प्रोवाइड करने से? रिलीजियस जो भी आपके क्या है इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब धार्मिक कोई भी चीजें आप जो है धार्मिक कोई किसी भी तरह का आप प्रचार नहीं कर सकते हो उन स्कूलों में जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये जो है कौन सा आर्टिकल बोलता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो आप देखोगे बेटा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है भाग 3 के अंदर, जो कि आपके पास 6 तरह के राइट्स हैं। उनमें से एक राइट है आपका कौन सा? रिलीजन के रिगार्डिंग जो राइट्स है ना, धार्मिक जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो ये जो रिलीजियस फ्रीडम के जो राइट हैं वो आपके 25, 26, 27, 28 आर्टिकल है। तो मतलब आपको आंसर जो है वो 25, 26, 27, 28 में से ही होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 27, 28, 25, 26, इसमें से ये जो पर्टिकुलर बोल रहा है क्वेश्चन वो बेटा आर्टिकल 28 के अंदर है। ठीक है, 28 जो है आर्टिकल वो बोलता है क्या कि कोई भी जो सरकार के द्वारा चलाया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो क्या नहीं कर सकता? किसी भी धर्म का किसी भी तरह का प्रचार, धार्मिक प्रचार नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 32। क्या बोलता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स अ वर्किंग डेफिनेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। ठीक है, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय राज्य की कार्यशीला परिभाषा देता है? तो कौन सा जो है आपका स्टेट का जो है आपका डेफिनेशन यहां पे देता है बेटा? ठीक है, तो इंडियन स्टेट जो है उस स्टेट की डेफिनेशन कौन सा आर्टिकल देता है? आपने फंडामेंटल राइट में ये पढ़ा होगा कि आर्टिकल 12 जो है वो डेफिनेशन देता है किसका? स्टेट का। देन आपने आर्टिकल 13 पढ़ा होगा, 13वां जो अनुच्छेद है वो डेफिनेशन देता है किसकी? लॉ की। और भी साथ में कुछ बोलता है वो क्या कि जुडिशियल रिव्यू इनडायरेक्टली है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो इस तरह की चीजें जो है वहां पे आर्टिकल 12 आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब बेटा ये कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है भारत के संविधान के अंदर जिसको बी.आर. अंबेडकर ने बोला है क्या? हार्ट एंड वेरी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो संविधान का हृदय और क्या है? आत्मा है साथ में। ठीक है, तो बी.आर. अंबेडकर ने कौन से आर्टिकल को ऐसा बोला? तो एक तो हम यहां देखेंगे कौन सा आर्टिकल है। आंसर जो है दैट इज आर्टिकल 32। आप देखोगे आर्टिकल 32 में आपको क्या देखने को मिलता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ए जो है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज आंसर आर्टिकल 32 में। आपने मुझे जो है आंसर में कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है, वो होगा क्वेश्चन कि भारत के संविधान का यहां है हार्ट एंड सोल, तो सिर्फ और सिर्फ क्या सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया? संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा दैट इज आपका ए, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 में देखने को मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये सारे के सारे जो हमारे पास दिए हैं यहाँ पे ऑप्शंस, उनमें से कौन सा जो है किसके अंदर नहीं आता है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के अंदर नहीं आता है। तो हमारे पास मौलिक अधिकार 6 तरह के हैं मेन। ठीक है, पहले क्या था? 7 थे। तो आप मुझे फिर एक नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपको कि जो 7वां है मौलिक अधिकार वो कौन सा था और कौन से संविधान संशोधन के अंदर उसको हटा दिया था फंडामेंटल राइट से, मतलब भाग 3 से। ठीक है, तो यहां पे जो है देखते हैं कौन सा आंसर होने वाला है। ए जो है दैट इज आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, मतलब बेटा किसके किसके है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है,
शोषण का विरुद्ध अधिकार आप देखोगे कहां आता है, आर्टिकल 23-24 जो है वो शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करता है। हाँ, देन नेक्स्ट बी जो है दैट इज राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। देन सी जो है राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल 14 हम देखते हैं राइट टू इक्वेलिटी बोलता है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 में क्या है, राइट टू फ्रीडम है। फ्रीडम के बारे में जो है आप मतलब आर्टिकल 19 पूरा नहीं, पूरे फ्रीडम के बारे में 19, 20, 21, 22 ये चार जो है फ्रीडम के रिगार्डिंग के राइट्स है। तो मतलब बेटा ये हुआ कि जो बी है राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये डीपीएसपी है और आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आर्टिकल भाग 4 का है ये, जो ये आपको बताता है क्या कि स्टेट को काम देता है कि उसको प्रोवाइड करना है एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, मतलब आजीविका के लिए पर्याप्त संसाधन जो है वो जुटाने हैं, है ना, जनता के लिए। तो ये डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है ये आपने मुझे बताना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35th, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो मतलब बोलता है कि बेटा जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, है ना, अभी अभी मैंने जो आपको बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज है भाग 4 के अंदर आर्टिकल आप पढ़ोगे 36 से लेकर 51 तक जाएगा। तो वो जो 36 से 51 के बीच के जो आर्टिकल्स हैं वो पूरा भाग, तो वो कौन से टाइम ऐड हुआ था, यहां पे आपको पूछ रहा है कौन से अमेंडमेंट के अंदर ऐड हुआ है या किससे रिलेटेड। 9 शेड्यूल से रिलेटेड तो नहीं है, 42वां संविधान संशोधन से रिलेटेड है या नहीं है देखेंगे। आपका चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल नहीं, चैप्टर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मतलब यहां पे बोलता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, अच्छा सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैंने आपको इससे पहले बताया था, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं कहां से, 36 से लेकर 51 के बीच में ना। फंडामेंटल ड्यूटी बेटा पार्ट 4A जो कि आता है आर्टिकल का 51 कैपिटल ए, फिर क्लॉजेस हैं ए बी सी करके 11 टोटल, ठीक है। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे पास। हाँ, तो यहां पर आपको बोल रहा है ये इनमें से कौन सा रिलेटेड है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो गलत हो गया, चार्ट ये आपका फंडामेंटल राइट भी गलत हो गया, 9 शेड्यूल भी गलत हो गया, क्या बच गया 42nd अमेंडमेंट। मतलब बेटा भारत के संविधान में ये जो भाग 4A है फंडामेंटल ड्यूटी वाला, आर्टिकल 51 का कैपिटल ए, वो ऐड हुआ था अंडर 42वां संविधान संशोधन 1976। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड जब किया गया था तो एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया था, एक कमेटी ने जो है रिकमेंड किया था इस बात को कि फंडामेंटल ड्यूटी जैसा कुछ होना चाहिए। तो वो कौन सी कमेटी है जिसके कहने पर ये ऐड हुआ था, ठीक है। तो आप मुझे नाम बताना कमेटी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज क्या बोलता है, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम। तो बोलता है बेटा कि जो डीपीएसपी है भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो संविधान निर्माताओं ने कहां से लिया, वो कॉन्सेप्ट कहां से उन्होंने उठाया। जैसे हम देखते हैं कि हमने बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट उठाए अलग अलग देशों के संविधान से, तो ये किस देश के संविधान से उठाया, यूएसएसआर से, सोवियत संघ से, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड से, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से, आयरिश रिपब्लिक, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो आप देखोगे इसका सही आंसर जो है वो सी होने वाला है। आयरिश जो आपका रिपब्लिक है, आयरलैंड जो रिपब्लिक है, वहां से हमने उठाया था क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है दैट इज आपका 37th, any money bill cannot be introduced in the parliament without the consent of। हम जो है नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं अब, जो कि आपका भाग 5 होने वाला है, जिसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट जो हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पार्लियामेंट भी पढ़ेंगे, उसमें हम सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, ये सब। तो उसी से क्वेश्चन है। तो वो क्या बोलता है, any money bill cannot be introduced in the parliament without the consent of। तो बोलता है बिना किसी की परमिशन के कौन सा ऐसा बिल है जो बोलता है क्या, अच्छा एनी मनी बिल, मतलब कोई भी जो है मनी बिल नहीं लाया जा सकता कहां पे, पार्लियामेंट में। बोलता है किसकी परमिशन के बिना, मतलब आपको पूछने की जरूरत है, पूछना ही पड़ेगा पहले, उसका परमिशन जरूरी है उस बिल को पार्लियामेंट में लाने से पहले। तो कौन सा बिल है, मतलब मनी बिल है वो, लेकिन किसका परमिशन जो है लेना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे बोलता है प्रेसिडेंट का, या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, या स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट का। तो वो है बेटा आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आप बिल देखोगे
कि जो आपका क्या है, जिसमें एक मनी बिल भी आता है ना, और बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं और बिल्स आते हैं जिसके लिए आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ता है। पहले जो है किसका परमिशन होना चाहिए, प्रेसिडेंट का होना चाहिए, अगर आप उन बिल्स को ला रहे हो। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आप पढ़ते हो अनुच्छेद 4, तो अनुच्छेद 4 के अंदर जो चीजें बदलती हैं, जैसे कि आर्टिकल 2 और 3 आप पढ़ते हो, है ना, जहां पर नया राज्य जो है बनाया जा रहा है, तो आर्टिकल खासकर 3 जो है, तो आर्टिकल 3 में अगर कोई बदलाव किया जा रहा होता है ना, तो उसके लिए जो बिल आता है वो भी पहले प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से ही आता है। आर्टिकल 3 के अंदर अगर कोई जो है नया कुछ चेंज हो रहा होता है राज्य में, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहाँ है आपका मनी बिल। तो आप मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा आर्टिकल जो है मनी बिल के बारे में बताता है। मनी बिल क्या होगा और क्या होता है, वो कौन सा आर्टिकल बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 38th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग office has not been provided by the Indian Constitution। इन सब में से बेटा कौन सा जो है ऑफिस, मतलब कोई ऑफिस मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं प्रोवाइड करता है संविधान, मतलब संविधान नहीं बात करता है उसके बारे में, तो वो कौन सा ऐसा ऑफिस है। क्या बोलते हैं, डेप्यूटी स्पीकर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। तो डेप्यूटी स्पीकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, देन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, देन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आपको देखने को मिलेगा बेटा क्या कि राज्य में विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है वो तो होता ही है। देन नेक्स्ट, उप प्रधानमंत्री कभी आपने सुना होगा ही नहीं और है भी नहीं, हमारे संविधान में कोई ऐसा उप प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आंसर आ जाएगा बी, बाकी तो सारे हैं, ठीक है। Okay, so next question number 39, that is the upper house of the state legislature is called। क्या बोलते हैं बेटा, अपर हाउस को राज्य विधानमंडल का उच्च सदन जो है वो कहलाता है। क्या कहलाता है, राज्य से सेंटर में आप देखते हो अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पे स्टेट के अंदर भी जहां पे अपर हाउस है, पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने स्टेट्स में भारत में जो है बाइकैमरलिज्म है, मतलब द्विसदनीय प्रणाली कितने राज्यों में है इंडिया में, ये बताना कमेंट में आंसर। देन यहां पर आप बताओ कि क्या बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है, विधानसभा बोला जाता है या विधान परिषद बोला जाता है। लोकसभा राज्यसभा बहुत आसान हो गया, विधान परिषद, है ना। सो नेक्स्ट जो है दैट इज लास्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है आज का, वो है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कैन नॉट बी एक्सीडेड। तो बोलते हैं राज्यसभा के अंदर जो आपके पास टोटल स्ट्रेंथ है वो नहीं बढ़ाई जा सकती, किससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। जैसे मैं आपको इसके साथ एक दूसरा बताता हूं कि लोकसभा के अंदर बेटा 350 से ज्यादा 550 से ज्यादा जो है क्या नहीं बढ़ाया जा सकता, सीटों को। उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तभी आप बढ़ा सकते हो उनको, है ना। तो 550 जो है, पहले 552 था, एंग्लो इंडियन 2 थे जो कि डिसकंटिन्यू हो गए, तो 550 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। वैसा ही यहाँ पे कितना है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो। देन नेक्स्ट वीडियो में हम जब पार्ट आपका पॉलिटी में 4th लेक्चर लेके आएंगे एमसीक्यू सीरीज में, तो बेटा आपने तैयार रहना है विद पार्ट 5th एंड पार्ट 6th। भाग 5 और 6 के अंदर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, देन हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो यह हमारे पॉलिटी के अभी कुछ चल रहे हैं, तो हम पहले पॉलिटी वाला सेक्शन कंप्लीट कर देंगे, इंपॉर्टेंट जो भी पॉलिटी में से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी इसी सीरीज में कवर करेंगे। थैंक यू। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो और साथ ही साथ में जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं प्लीज आंसर जो है इसमें देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन के आंसर भी दो, ठीक है। थैंक यू।